नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जहां तक संभव हो सके सभी अपने घरों में ही रहें, व्यर्थ में बाहर ना निकलें और इसके साथ ही मास्क जरूर पहनें। सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन कीजिए, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोते रहिए। कोविड की रोकथाम के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी वैक्सीन को अवश्य लगवाएं। दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए आप सब प्रेरित करें। कि कोरोना काल के अंदर हमने मिलजुल के संघर्ष करना है, एक दूसरा का दोषारोपण नहीं करना है, उंगली नहीं उठानी है, बल्कि मिलजुल करके आज पूरे राष्ट्र को, पूरे इलाके को, पूरे जिले को, पूरे गांव को खड़ा होना है कि हम कोरोना को शिकस्त दें। हमारी लापरवाही से कोरोना फैला है। पहले तो आपको पता है कि जिस समय बहुत सख्ती की गई, आपने हमारे निर्देशों का पालन किया तो ऐसा लगा कि कोरोना कंटेन हो गया है, कोरोना रुक गया है, कोरोना थम गया है। परंतु फिर हमने लापरवाही शुरू कर दी। हम शादियों में जाते थे, जाते समय तो नकाब पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, पर जब भोजन कर रहे हैं तो हमने मास्क को उतार दिया। वही ऐसा समय होता है जब संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। तो हमने थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं रखा, मास्क को नहीं पहना जब उसकी ज़रूरत थी, तो आज ये संक्रमण इतना ज़्यादा फैल गया है। देहरादून में खादी और ग्रामोद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री तीलू रतौली महिला छात्रावास भवन में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां कोविड जांच तथा उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह बाहर घूम रहे लोगों पर सख्ती करने के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। तो बेवजह घूमने वालों पर सख्ती के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया उन्होंने, साथ ही जिस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने देखी उसमें कहा है कि किसी भी तरह की व्यवस्था यहां पर मरीजों को ना हो। जो भी टीकाकरण के लिए आ रहे हैं उनको आप और ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए कि वो टीका लगवा कर जाएं और अपने आसपास के लोगों से भी बोलें कि कृपया जाकर वो भी टीका ग्रहण करें, क्योंकि इससे धीरे धीरे समाज में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि जो टीका लगवा के आ रहा है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, टीका लगाने में किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो रही है, जिसके चलते और भी लोग वैक्सीनेशन के लिए सामने आएंगे। कोविड के खिलाफ लड़ाई में उत्तराखंड सरकार को सहयोग के उद्देश्य से अमनजीत सिंह ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर सीएम राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए राशि का चेक भेंट किया है। सीएम तीरथ ने इस सहयोग के लिए उनका आभार जताया और कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी मानवता की लड़ाई है। सभी के सहयोग और सम्मिलित प्रयासों से ही हम इस महामारी पर जीत हासिल कर पाएंगे। तो देहरादून में सीएम राहत कोष के लिए एक चेक सौंपा गया है। अमनजीत सिंह ने 11 लाख रुपए का चेक सौंपा है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इसके लिए उनका आभार भी जताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे फेज के तहत भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को 2 महीने के लिए आवंटन प्राप्त हो चुका है। इस आवंटन के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मई माह का वितरण शुरू हो चुका है। इस योजना में 13,84,000 परिवारों को निःशुल्क राशन मिलेगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि ऐसे प्रवासी जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड में कार्य हेतु प्रवास कर रहे हैं और जिनका अपने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड है, वो भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के निवासी अगर अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं तो वो भी वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से अन्य राज्यों में लाभ को प्राप्त कर पाएंगे, वहां लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी लोगों को लाभ मिलने वाला है। 13,84,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। आपका कार्ड पुरजिंदर जी पीएचएच का है, हाँ जी। बीपीएल का कार्ड है आपका, आपको
1 महीने का पैसों वाला राशन भी मिला है, 1 महीने का फ्री वाला राशन भी मिला है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। 1 महीने का फ्री राशन मिला है, 1 महीने का पैसों वाला मिला है। मोदी जी ने हमारी सपोर्ट करी है, हमें बहुत अच्छा लगा। टिहरी में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल संक्रमितों का हाल जानने के लिए नरेंद्र नगर सुमन अस्पताल पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सोमवार से गंभीर कोविड संक्रमित मरीजों के लिए आईसीयू की सुविधा उपलब्ध होगी। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों को यहां व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए। तो कोविड अस्पताल कैबिनेट मंत्री पहुंचे, कोविड संक्रमितों का उन्होंने हालचाल जाना है, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अधिकारियों से उन्होंने उनकी समस्याएं भी पूछी। उन्होंने ये भी पूछा कि अस्पताल के ऊपर कितना दबाव है, क्या तीमारदार डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करते हैं, इसकी जानकारी भी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ने ली है। जिस तरह की समस्याएं अस्पताल प्रबंधन के सामने है उससे भी अस्पताल प्रबंधन ने उनको अवगत कराया और साथ ही जो मरीज थे उनसे भी उनकी समस्याएं जानने की प्रयास किए गए हैं, क्योंकि जब डॉक्टर्स और मरीजों के बीच में समन्वय स्थापित होगा तभी बेहतर इलाज दिया जा सकता है। कल जिस तरह 10,000 की संख्या हुई, ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि शुरुआत में कर्फ्यू लगाने के बाद लगातार जिस तरह केस बढ़ रहे थे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, पर कर्फ्यू का ये शुरुआती जो दिखाई दिया दौर में कि उसके बाद 5,000 में आके स्टेबल हो गए थे। लेकिन पिछले 4 दिनों से जिस तरह लगातार संख्या बढ़ती गई, 6,000, फिर 7,000, फिर 8,000 और अब कल जो है 9,600 केसेज आए, ये चिंता की बात है। और मैंने कर्फ्यू में केवल सरकार के प्रयासों से हम इस जंग को नहीं जीत सकते। जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी, बिना जन सहभागिता के कोविड के खिलाफ जीत नहीं हो सकती। तो आज आवश्यकता है कि आम आदमी इस बात को समझे कि वो स्वयं न केवल अपने लिए खतरा पैदा कर रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने कस्बे के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अगर वो भारत सरकार की एडवाइजरी नहीं मान रहा और ज़बरदस्ती बिना किसी काम के बाहर निकल के घूमने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन को खतरे में डालने का काम कर रहा है। वहीं धारचूला में उप जिलाधिकारी ने पुलिस, राजस्व और अस्पताल प्रशासन और पत्रकारों के साथ बैठक की है, जिसमें सभी लोगों के सुझाव के बाद धारचूला के गलाती चेक पोस्ट पर कोविड टेस्टिंग सेंटर खोला जाएगा और साथ ही अस्पताल में तत्काल 10 बेड ऑक्सीजन वाले तैयार करने के आदेश भी दिए गए। वहीं आइसोलेशन के लिए धारचूला टीआरसी में भी एक डबल बेडरूम को आइसोलेशन रूम के रूप में तैयार किया गया है। इसमें आकस्मिक मरीज कोविड-19 को रखेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो ऑक्सीजन बेड तैयार करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, ताकि अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पेशेंट यहाँ पर आता है तो उसको सही इलाज मिल सके। साथ ही ये भी कहा गया है कि क्रिटिकल कंडीशन का भी जो पेशेंट आता है उसके लिए भी यहाँ पर बेड अतिरिक्त रूप से तैयार किए जाएं, ताकि उसको घर में आइसोलेट करने की व्यवस्था ना करनी पड़े। तमाम यंत्रों के साथ उसको समुचित इलाज दिया जाए। तो प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है और साथ ही ये भी कहा गया है कि चेक पोस्ट पर अब कोविड टेस्टिंग सेंटर भी खोला जाएगा, ताकि जो भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको भी लगातार जांचा जा सके, उनकी रैंडम टेस्टिंग हो सके और पहचाना जा सके कि कहीं उनमें से कोई संक्रमित तो नहीं है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों और मुख्यालयों में बड़े स्तर से तैयारी हो रही है। मसूरी में भी 18 से 44 साल की उम्र तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इसको लेकर एसडीएम मसूरी अभिनव शाह द्वारा उपचार सेंटर के साथ वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वैक्सीनेशन में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरतने के भी निर्देश दिए। एसडीएम अभिनव शाह द्वारा कोविड अस्पताल में मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तो वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाया जाएगा। एसडीएम ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया है। जो मसूरी क्षेत्र की जो बात है 18 प्लस की जो वैक्सीनेशन की,
हम लोग तो तैयार हैं, हमारे जो साइड हैं वहाँ पर हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर और हमारा वैक्सीनेटर तैयार हैं। जैसे ही नीचे से निर्देश मिलते हैं हम शुरू कर देंगे। हाँ, हमारे 4 जोन बनने हैं, जिसमें से 4 जोनों में डिफरेंट जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमने सेट किए हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ कहाँ बनने हैं। ये बने हुए हमारे, जैसे ऊपर के वाले क्षेत्र में ITM बना है और बीच में सनातन बना है, फिर ये सेंट मेरी में बना है, हमारा गुरुद्वारा में बना है, LBS में बना है, ITBP में बना है और उग्रो क्षेत्र में बना है। तो पूरी तैयारी है आप लोग? पूरी पहले 19 थे, फिर हमने 22 कर दिए और हमारे पूरे ICU की भी और पूरे जो बेड हैं फुल हैं। खबर मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर बांटे हैं। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायतों को 10-10 ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर और प्रत्येक BDC को 5-5 ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर के साथ जूस और ग्लूकोज के पैकेट बांटे गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि हंस फाउंडेशन के सहयोग से कोविड-19 की महामारी के इस मुश्किल समय में हर सक्षम स्तर से जनता को राहत दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर बांटे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10-10 ऑक्सीमीटर बांटे गए। इसका लाभ ये होगा कि जो भी ग्राम पंचायत के अंदर कोरोना का पेशेंट होगा उसको आसानी के साथ यहाँ पर मदद की जा सकती है, क्योंकि कोरोना के काल में अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन मापने का ही एक कार्य है और साथ ही जो शरीर का तापमान है वो भी समय समय पर जांचना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये 10-10 ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर बांटना बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद पूरी ग्राम पंचायत के लिए होने वाला है। जहां एक तरफ कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, वहीं लगातार पूरे राज्य में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। चमोली जिला प्रशासन द्वारा कई गांवों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, पर ग्रामीणों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही। बता दें कि गांव में 30 के करीब कोरोना केस सामने आए हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने इस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और गांव की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। तो कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, 30 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्रामीणों को किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्योंकि स्थानीय प्रशासन उसमें थोड़ा सा लापरवाह नजर आ रहा है। तो जब से कंटेनमेंट जोन इसको घोषित किया गया है, तब से ही ग्रामीणों को किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद उनका संपर्क लगभग टूट सा गया है। जो जरूरत का सामान है उसको भी पाने में काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। आपको विगत कुछ दिनों से पता है कि यहाँ कोविड के तहत पूरे ग्राम स्वास्थ्य संरचना को सील कर दिया गया है, पर यहाँ पे शासन प्रशासन की अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था या कुछ खाद्य सामग्री या कुछ दैनिक उपयोग चीज़ें जो होती हैं, दूध, दही, सब्जी, दाल, राशन, चावल कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो इस संबंध में मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब इस स्थिति में अगर गांव सील है तो यहाँ पे आकर के किसी प्रशासन या प्रशासनिक आदमी को देख करके या तहसील स्तर या उप जिला अधिकारी के माध्यम से या किसी को भी यहाँ पर भौतिक जो सुविधाएं होती हैं, दैनिक सुविधाओं की यहाँ पे व्यवस्था की जाए, ताकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो गांव के लोगों को उपलब्ध हो जाए। सतपुली में उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ग्रामीणों को लगातार कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं लाउड स्पीकर के माध्यम से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ उप जिलाधिकारी संदीप कुमार सतपुली और चौबट्टा खाल के स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर दवाइयों और वैक्सीन की जानकारी ली जा रही है। उप जिलाधिकारी संदीप कुमार का कहना है कि लगातार उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसमें कि स्वास्थ्य सेवा में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। तो उप जिलाधिकारी ने लोगों से यहां पर पहुंचकर अपील की है कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर वैक्सीन की जानकारी भी उन्होंने मांगी कि क्या वैक्सीनेशन का काम ठीक तरीके से चल रहा है, किसी भी तरह की दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी यहाँ पर जिलाधिकारी ने लोगों से की है, अनाउंस किया है। उनसे कहा है कि हम जो भी आपसे अपील कर रहे हैं वो सिर्फ आपके भले के लिए, क्योंकि अगर
आप संक्रमित हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा की संख्या में संक्रमित हो गए तो संसाधन हमारे पास सीमित है, लोगों की जान बचा पाना असंभव सा हो जाएगा। इसलिए आप भी हमारा सहयोग कीजिए, अपने घरों में रहिए और खुद को सुरक्षित रखिए। तहसील सतपुली एवं चौबट्टा खाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु आज तहसील सतपुली प्रशासन द्वारा एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें क्षेत्रीय जनता को कोविड की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है तथा इसके साथ में ही संबंधित चिकित्सालय में कोरोना की जांच करने के लिए एवं अपना वैक्सीनेशन करने की अपील भी की गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर व्यापार मंडल संघ सतपुली ने अपना सतपुली बाजार 15 मई तक के लिए बंद किया गया है। वहीं टिहरी में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रयास निरंतर जारी है। इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सैंपल टेस्टिंग किट, लक्षण युक्त व्यक्तियों और आइसोलेशन पर रह रहे व्यक्तियों के लिए दवाई किटों की लगातार आपूर्ति कराई जा रही है। इसी कड़ी में एम्बुलेंस की संभावित जरूरत को देखते हुए अब तक कुल 36 छोटे वाहनों को मॉडिफाइड कर एम्बुलेंस का रूप दिया गया है। तो कोरोना को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों की आपूर्ति लगातार की जा रही है। 36 छोटे वाहनों को एम्बुलेंस बना दिया गया है ताकि वो छोटे छोटे रास्तों पर भी जाकर लोगों को बीमार होने पर अस्पताल तक पहुंचा सकें। और इसका लाभ ये होगा कि गांवों में भी आसानी से गलियों में वाहन पहुंच सकेंगे और मरीजों को बहुत ही आसानी से अस्पताल तक ला पाएंगे। मंगलौर में भारी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे दर्जनों अस्पतालों की शिकायत के बाद मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अभिमन्यु ठाकुर ने निजी अस्पताल के निरीक्षण को किया है। दरअसल पिछले दिनों से अधिकारियों को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कोविड नियमों की अनदेखी करते हुए कई निजी अस्पताल कोरोना के पेशेंट भर्ती कर उनका अवैध रूप से इलाज करते हैं। इसके चलते स्वास्थ्य अधिकारी अभिमन्यु ठाकुर ने सभी निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया है। जाकर वहां पर कोरोना पेशेंटों से भी बात की है, ये जानने की कोशिश की है कि क्या उनका समुचित इलाज किया जा रहा था, कहीं उनको ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा है, और जिस तरह से इलाज किया जा रहा है उनसे फीस कितनी वसूली जा रही है, कहीं मनमाने तरीके से उनको ठगा तो नहीं जा रहा है। ये सारी जानकारी अभिमन्यु ने जाकर वहां से हासिल करने की कोशिश की और कई दिनों से लगातार इनके पास शिकायतें आ रही थी। शिकायत आ रही थी कि हर हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट भर्ती किए जा रहे हैं और जहाँ तक तीनों हॉस्पिटल का भ्रमण किया वहाँ लगभग सब संभावित कोरोना मरीज ही हैं, जिनकी कुछ की जांच हुई है, कुछ की जांच नहीं हुई है। बहुत सी कमियाँ हैं। बिना पीपीई किट, बिना प्रोटोकॉल कोविड के पेशेंट को देखा जा रहा है, जिसके लिए इनको अभी आगाह कर दिया गया है, बता दिया गया है कि पूरा कोविड पालन करें और जो मरीज इनको कोविड पॉजिटिव लग रहा है उसको आगे पुनर्जीवित करें। सामान्य शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इस पर जो एक संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा एसडीएम साहब, एसडीएम मंगलौर, जो सीएमएस हैं यहाँ के मंगलौर के और पुलिस प्रशासन द्वारा मिलकर यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में जो भी कमियाँ पाई जाएंगी तदनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जोशीमठ में फूलों की घाटी का राष्ट्रीय पार्क की टीम निरीक्षण कर सकुशल लौट आई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पार्क के कर्मी ग्लेशियर के ऊपर जान जोखिम में डालकर घाटी में पेट्रोलिंग कर वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। घाटी का निरीक्षण कर लौटी टीम ने बताया कि घाटी के पैदल मार्ग वेली गेट के पास 10 से 20 फीट ऊंचाई के ग्लेशियर मौजूद हैं। हालांकि इस साल एक बार फिर कोरोना महामारी के चलते फूलों की घाटी की यात्रा संचालन पर अभी संशय के बादल हैं, लेकिन पार्क प्रशासन की ओर से वन्य जीव तस्करों की आवाजाही की आशंका को लेकर घाटी का निरीक्षण और चौकसी की जा रही है। तो फूलों की घाटी का निरीक्षण किया गया है। राष्ट्रीय पार्क की टीम ने जाकर वहां पर निरीक्षण किया है और निरीक्षण कर सकुशल टीम वापस आ चुकी है। और पार्क के अधिकारियों ने बताया कि टीम को घाटी के पैदल मार्ग के निरीक्षण के साथ ही घाटी में तस्करों की आवाजाही और अन्य गतिविधियों की जांच के लिए भेजा गया था। घाटी का निरीक्षण कर टीम लौट आई है। घाटी से लौटी टीम के सदस्य जयप्रकाश, अनूप कुमार, मनमोहन भंडारी, मान सिंह और राजेंद्र राणा ने बताया कि घाटी में इस साल अभी तक बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इसके चलते यहाँ पैदल मार्ग पर
द्वारीपैरा में 15 फीट ऊंचाई का 150 मीटर का हिमखंड पसरा हुआ है। वहीं ग्लेशियर पॉइंट से बामण धौड़ तक 400 मीटर के हिमखंड पसरे हुए हैं, जबकि घाटी में स्थिति लगातार सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की ओर से हर साल 1 जून को घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी जाती है, लेकिन बीते साल कोरोना के चलते घाटी में पर्यटकों की आवाजाही सरकार की ओर से प्रतिबंधित कर दी गई थी। ऐसे में 4 धाम यात्रा के साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा स्थगित होने के बाद फूलों की घाटी की यात्रा के संचालन पर भी संशय अभी तक बना हुआ है। वहीं रुद्रपुर में एक क्षेत्रीय विधायक पर देर रात हमला हुआ है। इस हमले में विधायक हालांकि बाल बाल बच गए हैं, जबकि वहां खड़े एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। दरअसल अलायंस गेट पर 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई। इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। इसी बीच वहां से गुजर रहे क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठकराल ने बीच बचाव किया तो एक व्यक्ति ने विधायक राजकुमार ठकराल पर ही फायर झोंक दिए। इसमें ठकराल तो बाल बाल बच गए, लेकिन वहां मौजूद पूर्व प्रधान भोला छाबड़ा को गोली लग गई। एक गाड़ी में अकेले थे नरेंद्र छाबड़ा, पूर्व ग्राम प्रधान भोला छाबड़ा जी, और दूसरी गाड़ी में किच्छा के पहले तारा सिंह कहलो थे, उनका बेटा तरन सिंह कहलो। उनने मुझे अपने बाप का नाम बताया, लेकिन नाम अभी दोबारा मालूम पड़ा जब उसका फोटो देखा, तब लोगों ने उसका नाम बताया तरन सिंह कहलो। दोनों की गाड़ी की भिड़ंत होगी, हल्का फुल्का उसका नुकसान हुआ होगा। वो उतरा और उसने भोला छाबड़ा जी जहां बैठे हुए थे उनकी गाड़ी का शीशा फोड़ा। अच्छा, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और फिर उनको निकाल के उनकी पिटाई की। तब तक मैं आ गया तो मैंने बीच बचाव किया, धक्का मुक्की करके उसको अलग किया, उसको अलग किया। तो पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उन्होंने पिस्टल निकाला, विदेशी पिस्टल, विदेशों में भी रहते हैं उनके परिवार के लोग। विदेशी पिस्टल था, मुझे लग रहा मोबाइल निकाल रहा होगा, मुझे उम्मीद थी गोली चला देगा। घटना करके हम देख रहे हैं, विदेशी फिल्में भी देख रहे हैं, और जो मजरूब है उसे भी मैं वाकन जा रहा हूँ। तो वाकया हुआ है, काफी लोगों ने देखा है ना। बेसिकली ये पहले दोनों गाड़ियों का आपस में टक्कर हुई। टक्कर होने पर कहा से नहीं हुई कि विधायक जी यहाँ पर पहुंचे हैं, विधायक जी ने भी कुछ दूसरे का काम किया। उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। वीडियो फिल्म हमारे पास है और मुलजिम को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। हल्द्वानी मंडी में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मंडी प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि मंडी के अंदर माल वाहन के अलावा कोई भी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन अब प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि छोटे खुदरा व्यापारियों को मंडी में सुबह 8 बजे प्रवेश कर फल सब्जी की खरीदारी कर सुबह 9 बजे तक सभी व्यापारियों को मंडी से बाहर जाना होगा। वहीं मंडी में कोई भी व्यापारी फुटकर कारोबार करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मंडी में हमने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक विस्तृत बैठक की व्यापारियों के साथ, जिसमें हमारे एसपी सिटी साहब, सीओ, सचिव मंडी और व्यापारी, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो उपस्थित रहे। उनके साथ कई निर्णय लिए गए, जिसमें से पहला निर्णय ये है कि 8 बजे तक ही मंडी में कोई भी प्रवेश करेगा। 9 बजे तक जितने लोग प्रवेश किए हैं वो मंडी से बाहर चले जाएंगे। 9 बजे के बाद जो पहाड़ों पे सब्जियां वगैरह जाती हैं उसकी तैयारी की जाएगी, और कोई भी जो है खुदरा वहाँ पर बिक्री नहीं की जाएगी मंडी में। और इसी तरीके से जो भी मास्क वगैरह नहीं प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए मंडी के जो हमारे इंचार्ज हैं वो और सचिव के स्तर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।